वेलकम जी। आई वाज डिस्कसिंग विद यू कि हर स्टेज ऑफ लाइफ में जाहिर है कि अपने तर्ज के वो मामलात होंगे, अपने तर्ज के जो है वो रिश्तेदारियां होंगी, अपने तर्ज के हालात और वाकयात होंगे, तो हमें उसके मुताबिक ही ऑब्वियसली डील करना है। जैसे भी आपने बड़ा सही वर्ड एक्सप्रेशन यूज किया कि देयर आर सर्टेन ब्रिजेस इन योर लाइफ जिसको हम गुजर चुके हैं, सो ऑब्वियसली वो तो गुजर चुके, लेकिन अब जो आने वाला वक्त है उसका भी अब ऑब्वियसली हमें अपनी प्रेपरेशन करनी है। जो लम्हा मौजूद है, इसमें एक और बड़ा अहम एक्सप्रेशन विच आई वाज एबल टू फाइंड आउट इन दीज एक्सरसाइजेस कि हमें अपने लम्हा मौजूद को मजीद बेहतर करने की वो जरूरत है। और लम्हा मौजूद किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, किसी भी हवाले से हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है। तो उस लम्हे को मजीद बेहतर करने की एफर्ट अपनी 4 डोमेन्स को मद्देनजर रखते हुए वो करना है। तो दैट इज द एफर्ट वी कैन पुट इन, दैट इज द लाइक हमारा कंट्रीब्यूशन है जो हम फर्दर इस हवाले से वो दे सकते हैं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंसीज हैं, हमें उन सब का ख्याल वो ऑब्वियसली रखना है। राइट जी, इफ एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग, सलमान साहब का व्यू पॉइंट भी हमारे सामने आ रहा है, अगर आप में से कोई फर्दर एड अप करना चाहे प्लीज। जी, एनीवन वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट फर्दर? Okay, if no further question and query is coming in, then I'm going to start the next topic. And let me just share the slides with you. I hope the slides are visible and my voice is audible. All right, Chi. We're going to talk about now different research articles as presented by world-renowned professors and are published in Harvard Business Review. The first article that I'm going to start with is talking about what makes a leader, and we'll be discussing in the session idea in brief. Okay. If you have already gone through certain articles of Harvard Business Review, you may know that in most of the articles, they have this protocol that they put idea in brief and idea in practice, okay, along with the detail of the whole article. So हम कोशिश करेंगे कि अपने discussions के अंदर भी idea in brief and idea in practice इन दोनों चीजों के ऊपर वो कुछ discussion करें, so that आपके लिए उस article को prepare करना वो आसान हो जाए. The first article we are going to talk about is related to the discussion which is focusing upon that what makes a leader, and the author is Daniel Goleman, who is also known for his contributions towards making details related to emotional intelligence. In this particular article, that what makes a leader, Dan Goleman says that what distinguishes great leaders from merely good ones, और उसका जवाब वो खुद से देता है कि it isn't IQ or technical skills, it's emotional intelligence. Okay, so leaders तो दोनों हैं, लेकिन एक लीडर को दूसरे से मुमताज क्या चीज कर रही है, वो उसका IQ टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है. So we are each born with certain level of emotional intelligence skills. Okay, so that is a very positive perspective, positive sign written by Dan Goleman. Okay, we are each born with certain levels of emotional intelligence skills, but we can strengthen these abilities through persistence, practice, and feedback.
ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम में से हर किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो सही, लेकिन उसको फर्दर बेहतर बनाने की जरूरत है इन 3 चीजों से, एंड दे आर परसिस्टेंस, प्रैक्टिस एंड फीडबैक। नाउ चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्रेट लीडर वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिस पर दूसरे को सुपरसीड करता है, तो उस सूरत में इमोशनल इंटेलिजेंस की जो डायमेंशंस हैं दे आर बेसिकली डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। और इमोशनल इंटेलिजेंस को उन्होंने 5 डायमेंशंस के साथ एलेबोरेट किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। When we talk about self-awareness, so Dan Goleman says that self-awareness is basically knowing one's strengths, weaknesses, drives, values, and impact on others. That is what we call self-awareness, and that is the reason they always suggest that you should be doing your SWOT analysis. जब हम बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की, तो सेल्फ रेगुलेशन के बारे में वो कहता है कि कंट्रोलिंग और रीडायरेक्टिंग डिसरप्टिव इंपल्सेस एंड मूड्स, कि जब हम अपने आप को रेगुलेट कर सकें, अपना सेल्फ कैथारसिस, सेल्फ एनालिसिस कर सकें, अपना ऑडिट कर सकें, जब हम अपने आप को कंट्रोल और रीडायरेक्ट कर सकें तमाम उन चीजों के हवाले से जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो हमारे लिए डिसरप्टिव मूड्स का सबब बन रही हैं, जो हमारे लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रही हैं हमारी थॉट प्रोसेसेस के अंदर कि जिनसे कि हम अपने फोकस से हट सकते हैं। तो उस मकसद के लिए जिस चीज को हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने अंदर एट कॉन्शियस लेवल, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, और वो क्रिएट होगी थ्रू परसिस्टेंस, थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू ऑब्वियसली पेशेंस। तीसरी चीज, तीसरी डायमेंशन जो इमोशनल इंटेलिजेंस का मेन इंग्रेडिएंट है, एंड दैट इज मोटिवेशन, which means relation achievement for its own sake। जब आप किसी काम को उस काम को करने के लिए करो, ठीक है, ना कि you are forced to do it, ना कि you are triggered to do it, rather than you do it for doing it। Okay, so that is the concern when you feel the involvement, engagement, enthusiasm and association with that particular thing, and that is what we call motivation। उसके बाद empathy, the fourth dimension, the fourth pillar in emotional intelligence, and that is empathy। And remember that empathy is many a times better than sympathy, because sympathy का जो expression है वो हम use करते हैं in negative connotation, ठीक है, कोई problem है तो you go for sympathy, लेकिन empathy is all rounded। Empathy is the concern, empathy is the care when the things are normalized, ठीक है। So एम्पैथेटिक होना वो बाज़ औक़ात सिंपैथेटिक होने से मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर है, which means actually कि अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशनल मेकअप। ओके, उनके भी एहसासात हैं, उनके भी महसूसात हैं, वो भी बहुत कुछ फील कर सकते हैं, उनके भी जहन में बहुत सी नई बातें आ सकती हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम उनके पैराए में, उनकी सोच के मुताबिक वो अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली रिलेशन एंड द कंसर्न ऑफ एम्पैथी। ओके, social skills, the fifth dimension, is basically talking about building rapport with others to move them in desired direction। दूसरों के साथ ताल्लुका, दूसरों के साथ मामला, दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन, दूसरों के साथ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का होना, ये सब चीजें आपकी सोशल स्किल डिमांड करती है। और सोशल स्किल हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे कि हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उनके कंसर्न्स को समझ सकें, उनकी नीड्स वांट्स को समझ सकें, उनकी फीलिंग्स एंड मूड्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उनके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को हम जान सकें। तो ये तमाम चीजें हमें वो जरूरी तौर पर चाहिए होंगी ताकि हम उन तमाम लोगों के साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव से लेकर अपनी माइंडफुलनेस तक जो लोगों के साथ हमारे एसोसिएशंस हैं उनको हम इवैल्यूएट भी कर सकें और इंप्लीमेंट भी कर सकें इन राइटफुल मैनर। तो ये 5 चीजें हैं एक्सक्यूज मी, जो डैन गोलमैन ने आइडेंटिफाई की related to a leader कि what makes a leader। तो a leader is self-aware, a leader is self-regulated, a leader is motivated, a leader is having right level of empathy, and leader is obviously having right level of social skill। अब हम इसी आर्टिकल की अगर प्रैक्टिस साइड को देखें तो आइडिया इन प्रैक्टिस में व्हाट मेक्स अ लीडर, डैन गोलमैन के मुताबिक अब वो उसके कुछ हॉलमार्क्स एलैबोरेट करता है
डेफिनेशंस के साथ इन पांचों डायमेंशंस की। वो कहता है कि द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क, जिसमें कि सेल्फ अवेयरनेस, उसमें वो कहता है कि द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर मूड्स, इमोशंस एंड ड्राइव्स एज वेल एज देयर इफेक्ट ऑन अदर्स, ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस है। और उसका हॉलमार्क क्या होगा? हॉलमार्क इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डेप्रिकेटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, तो ये 3 आपके हॉलमार्क्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि आया यू हैव गॉट द राइट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और नॉट। ओके, इसमें रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट का भी होना वो बहुत जरूरी है, बिकॉज हम अक्सर औकात आइडियलिस्टिक फिनोमेना के अंदर चले जाते हैं। हमें रियलिस्टिक होकर चीजों को सोचना और परखना चाहिए, बिकॉज आइडियलिज्म वो या आपको इंफीरियरिटी में ले जाएगा या आपको सुपीरियरिटी में ले जाएगा, जो कि दोनों बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन में वो कहता है कि द एबिलिटी टू कंट्रोल और रीडायरेक्ट डिस्ट्रप्टिव इंपल्सेस एंड मूड्स, द प्रोपेंसिटी टू सस्पेंड जजमेंट, टू थिंक बिफोर एक्टिंग। ये बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है, द प्रोपेंसिटी टू सस्पेंड जजमेंट। ठीक है, हम जजमेंट पहले करते हैं, रैशनैलिटी बाद में लेकर आते हैं, तो ये चीज गलत होगी। हमें सोचना होगा बिफोर एक्टिंग। तो सेल्फ रेगुलेशन के हॉलमार्क्स जो उसने यहां पर एलैबोरेट किए आइडियल प्रैक्टिस में, वो कहते हैं कि दे आर ट्रस्टवर्दीनेस एंड इंटेग्रिटी, कंफर्ट विद एम्बिग्विटी एंड ओपननेस टू चेंज। लाइकवाइज जब हम मोटिवेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास जो मौजूद है, दैट इज अ पैशन टू वर्क फॉर रीजंस दैट गो बियॉन्ड मनी एंड स्टेटस, दैट इज रियल मोटिवेशन, जिसको हमने इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कॉन्टेक्स्ट में भी एलैबोरेट वो किया था। सो अ पैशन टू वर्क फॉर रीजंस, ओके, वो रीजन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो रीजन बड़ी स्ट्रांग होती है। टू गो बियॉन्ड मनी और स्टेटस, that is basically a propensity to pursue goals with energy and persistence. That is what you call motivation. कि जब रुकावटें भी हों, जब उलझाव भी हों, जब दुश्वारियां भी हों, और उसके बावजूद आप करते चले जाएं, तो that is what we call motivation. और उसकी जो हॉलमार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं in practice, and they are basically strong drive to achieve, optimism even in the face of failure, and organizational commitment. तो ये तमाम उसके मेजर्स हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। Likewise, जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो योर ऑथर सेज कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मेकअप ऑफ अदर पीपल, स्किल इन ट्रीटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल रिएक्शंस। उनके बर्ताव को देखें, उनके अंदाज को देखें, उनकी जरूरियात को देखें, उसके मुताबिक फिर आपको कैसे वहां पर रिएक्ट करना है, ये चीजें आपकी एम्पैथी होंगी। और उसके हॉलमार्क्स हमारे पास क्या है? एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग एंड रिट्रेनिंग टैलेंट, cross cultural sensitivity, and obviously service to clients and customers. और उसके लिए और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं, एंड दैट इज वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स। किसी भी स्टेज पर, किसी भी कॉस्ट पर आप दूसरे की रिस्पेक्ट को वो खत्म नहीं करें। तो लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स, एंड when you start रिस्पेक्टिंग अदर्स, तो उससे आपकी एम्पैथी जो है वो बड़ी स्ट्रांगली बिल्डअप वो हो सकती है। और वो चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी, पर्टिकुलरली इन क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटीज, इन द क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, बिकॉज कोई भी दो कल्चर, कोई भी दो वैल्यू सिस्टम्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। इसी तरह सोशल स्किल के हवाले से योर ऑथर गिव्स अ डेफिनेशन के प्रोफिशिएंसी इन मैनेजिंग रिलेशनशिप्स एंड बिल्डिंग नेटवर्क्स, और उसके बारे में वो कहता है कि एन एबिलिटी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड बिल्ड रैपर्ट। इससे आपकी सोशल स्किल डेवलप होती है, दैट इज व्हाट यू कॉल सोशल स्किल। और इसका हॉलमार्क क्या होगा? उसका हॉलमार्क है इफेक्टिवनेस इन लीडिंग चेंज। आपको परसुएसिवनेस को लेकर आना है, आपको एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, उस चीज को डेवलप करना है। और ऑब्वियसली टीम बिल्डिंग के ऊपर भी हम अपनी डिस्कशंस करेंगे कि टीम बिल्डिंग के लिए एक लीडर को किन चीजों का वो ख्याल रखना चाहिए। तो वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने इस वक्त आ रही है, दैट इज अ सोशल स्किल। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, जब कभी भी आप इस एक्सप्रेशन को सुनो तो रिमेंबर कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ अवेयरनेस, and then it moves towards your self regulation, and then it talks about your motivation, and then it is concerned with your empathy, and at last it is talking about your social skill. तो ये आपके 5 मेन डायमेंशंस हैं, ये आपकी बेसिक रेसिपी है टू मेक द डिश ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल, the next reference in the article is basically talking about can emotional intelligence be learned.
अब ये 5 डायमेंशंस तो हमने देख लिया, आइडिया इन प्रैक्टिस एंड आइडिया इन ब्रीफ भी हमने देख लिया। अब डैन गोल्डमैन आपको बताता है कि कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी लर्न। और किसी भी स्टेज पर आप किसी भी लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रख रहे हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रहे हो, आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आपको क्या इमोशनल इंटेलिजेंस आप सीख सकते हो? इसके बारे में डैन गोल्डमैन कहता है that emotional intelligence is basically related to the human beings। और जो क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज करता है वो क्वेश्चन ये है कि आर पीपल बॉर्न विद इमोशनल इंटेलिजेंस और इज इट एक्वायर्ड? So the answer is that everybody is born with certain level of emotional intelligence, and with the passage of time it can be further developed. Second concern is emotional intelligence can be learned through practice. Emotional intelligence can increase with age, and emotional intelligence resides in limbic system and requires motivation, practice and feedback. The limbic part of our brain, वहां पर emotional intelligence is basically living, और वहां पर हमें जो ट्रिगर्स चाहिए वो ट्रिगर्स हमारे पास हैं मोटिवेशन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक, जिससे कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर से बेहतर वो बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ हैं, जो सीजन्स हम जिंदगी में देखते हैं, वो सब के सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स बिल्डिंग अप ऑफ आवर इमोशनल इंटेलिजेंस। वो हमारे बड़े बूढ़े हमारे कल्चर में एक एक्सप्रेशन यूज किया करते हैं कि हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। सो ऑब्वियसली उनके लाइफ का एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक लर्निंग कर्व होता है जिससे कि वो चीजों को समझ पा रहे होते हैं, जान पा रहे होते हैं। लेकिन एक और बात भी याद रखिएगा कि जब हम इन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे होंगे, इट इज नॉट ऑलवेज द एज इन टर्म्स ऑफ द years. The age can be in terms of seasons as well. एज सिर्फ years पे डिपेंडेंट नहीं करती कि कौन 30 साल का है, कौन 40 साल का है, कौन 50 साल का है। एज उन सीजन्स पे डिपेंड करती है जो आपने जिंदगी में देखे होते हैं। आपकी जिंदगी में कितने गर्मियां और कितनी सर्दियां देखी हैं, आपने जिंदगी में कितनी बहारें और कितनी खजाएं देखी हैं। और यह भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी जिंदगी की बहुत सी बहारें और बहुत सी खजाएं, बहुत सी गर्मियां और बहुत सी सर्दियां वो एक दिन के भी कई औकात में वो गुजर चुकी हों। सो इसको हमेशा मैं ट्रांसलेट इस तरह करता हूं कि एज इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ years, एज इज बेसिकली द सीजन्स यू हैव सीन इन योर लाइफ, बिकॉज वो चीज आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्यादा ट्रिगर करती है। अदरवाइज every person who has crossed 60 and who has crossed 70 is not supposedly having higher levels of emotional intelligence. So हमें इस बारे में बड़ा केयरफुल होकर चीजों को एनालाइज वो करना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में another thing which your author is talking about, वो कहता है कि sincere desire and concerned effort, इसकी हमें जरूरत है अगर हम वाकई अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वी हैव टू कॉन्शियसली इन्वॉल्व आवर प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस। इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वी हैव टू कॉन्शियसली कम अप विद एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, बिकॉज जब तक हम किसी चीज के बारे में, किसी मामले के बारे में, किसी ताल्लुक के बारे में एंथुसियास्टिक नहीं होंगे, डिटरमिन्ड नहीं होंगे, तब तक हमारी एसोसिएशन, हमारी एफिलिएशन भी उसके साथ डेवलप वो नहीं कर पाती। एंड अगेन वी हैव टू कम अप विद परसिस्टेंस एंड रेजिलिएंट। ओके, सो रिमेंबर कि ये सब के सब आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। परसिस्टेंस, रेजिलियंस, एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन, प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस, डिजायर टू बी कनेक्टेड एंड कंसर्न, ये तमाम चीजें आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रिगर करने में, बढ़ाने में वो कारआमद होंगी। और ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा कि जब हम कॉन्शियस लेवल के ऊपर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल, इन तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में अपनी जानकारी वो मेंटेन रखें और कॉन्शियस लेवल के ऊपर इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश वो करते रहें। The next article we have is talking about what makes an effective executive. और यहां पर पीटर एफ ड्रकर, who is also known as father of modern management, वो अपनी डिस्कशन लेकर आते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने एलैबोरेट किया कि व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, एंड ऑब्वियसली दैट इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव इज द लीडर अंडर आवर कंसीडरेशन। उसके बारे में पीटर एफ ड्रकर का कहना यह है कि एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली द वन हु आस्क व्हाट नीड्स टू बी डन, is one who asks what's right for the enterprise, who asks that we have to develop an action plan, who is
concerned with responsibility for decision making, who is concerned with responsibility for communicating, who is concerned with focus on opportunities, not problem, who is talking about productive meetings, and who is there to think and say, we, not I. So these are all the aspects which, according to Peter F. Drucker, makes an effective executive. The executive who can create a difference, the executive who can transform, the executive who is charismatic, who is enthusiastic, who is empathetic. So that executive is basically focusing upon these aspects related to the organizational facility. Now, what makes an effective executive? Peter F. Drucker says that that person is the one who has the knowledge you need for smart decision. He is the one who, or she is the one who can ensure accountability. He or she can convert knowledge in action, and he or she can get the things right. And that is what the main expression in the effectiveness is, that the person who is able to get the things right, that is the effective executive. And if we look at this part of the article, which is talking about what makes an effective executive by Peter F. Drucker and Idea in Practice. So Peter F. Drucker says that get knowledge you need. उसके हवाले से वो कहता है कि ask what needs to be done. Once you know what must be done, identifies tasks you are best at, concentrating on one at a time. आप प्रायोरिटाइज करें अपने टास्क को और फिर उस प्रायोरिटी के मुताबिक आप उन तमाम को एड्रेस करें. सो दैट इज द स्किल, दैट इज द कॉम्पिटेंसी, दैट इज द प्रोफिशिएंसी व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव. सेकेंडली वो कहते हैं कि आस्क व्हाट्स राइट फॉर द एंटरप्राइज. डोंट एगोनाइज ओवर व्हाट्स बेस्ट फॉर ओनर्स, investors, employees, or customers. Decisions that are right for your enterprise are ultimately right for all stakeholders. These are the main concerns which Peter F. Drucker is elaborating in this article. Secondly, Peter F. Drucker says that convert your knowledge into action. वो कहता है कि develop action plans, devise plans that specify desired results and constraints. Is the course of action legal or compatible with the company's mission, values, and policies? Take responsibility for decisions. Ensure that each decision specifies who is accountable for carrying it out when it must be implemented, who will be affected by it, and who must be informed. तो ये तमाम वो रेसिपीज हैं जिन रेसिपीज को फॉलो करके आप इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अपने आप को प्रूव कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी में. एंड दीज आर वेरी मच प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स व्हिच पीटर एफ ड्रकर हैज सॉर्टेड आउट. इसी तरह पीटर एफ ड्रकर सेज कि व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर कम्युनिकेटिंग. एंड ही सेज कि गेट इनपुट फ्रॉम सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड पीयर्स ऑन योर एक्शन प्लान्स, जिसको हम 360 डिग्री फीडबैक का नाम भी वो देते हैं. तो 360 डिग्री फीडबैक इज द राइट वे ऑफ फीडबैक, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो सके कि आप कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या गलती वो कमिट कर रहे हो या कर सकते हो, और कहां पर आपने सही काम वो किया. Likewise, focus on opportunities, not problems. ये बड़ा important expression है, because most of the time in the life we are focusing on the problems, not opportunities. तो पीटर एफ ड्रकर हमें इस तरफ निशानदही कर रहा है कि we have to focus on opportunities, not the problems. So you get results by exploiting opportunities, not solving the problems. Because हम अक्सर औकात अपनी एनर्जी मोस्टली डाइवर्ट कर देते हैं towards solving problems, तो नतीजतन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने का जो टाइम और एनर्जी होगी वो बाकी नहीं बचती. तो that does not mean कि you have to leave the problems, लेकिन प्रायोरिटाइज करने की बात है ताकि आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को सही मानों में सही तौर पर डाइवर्ट वो कर सको. एंड मैच योर बेस्ट पीपल विद द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज. और उसमें जब आप सही टैलेंट एक्वायर एंड टैलेंट को रिटेन करने की बात करोगे, जब आप सही टैलेंट को डेलीगेट करोगे और सही टैलेंट को अपॉइंट करोगे सही पोस्ट के ऊपर, तो ऑब्वियसली उससे आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर वो हो जाएंगे. Then Peter F. Drucker is talking about ensuring company-wide accountability. वो कहता है कि run productive meetings, articulate each meeting's purpose, making an announcement, delivering a report. ये सब चीजें important हैं. और हमारे most of the management concerns में ये बात डिस्कस की जाती है कि मीटिंग्स जो हैं वो बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा बैकफायर भी कर सकती हैं. मीटिंग्स मोस्ट अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ भी कहलाती हैं. अगर फर्ज करें कि उस वक्त हमारा प्रॉपर एजेंडा डिफाइंड नहीं है और हमने मीटिंग्स को फॉर द सेक ऑफ मीटिंग सिर्फ कंडक्ट कर रखा है. इसीलिए याद रखिएगा कि थिंक एंड से वी नॉट आई, जिससे कि आप इंश्योर कर सकोगे कंपनी वाइड अकाउंटेबिलिटी. किसी एक शख्स को ब्लेम एंड क्लेम करने की बजाय एवरीबॉडी शुड बी हैविंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग द थिंग्स.
एंड दैट इज बेसिकली वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जिसमें कि आपकी सारी जापानीज जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑपरेट करती है। उसका कहना यह है कि योर अथॉरिटी कम्स फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशंस ट्रस्ट इन यू टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, ऑलवेज कंसीडर योर ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर योर ओन। तो ये भी चीज हम इस बात को इंडिकेट कर रही है कि हम लाइफ में प्रायोरिटाइज कर सकें, हम लाइफ में चीजों को प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में विजुअलाइज कर सकें। द नेक्स्ट आर्टिकल is very interesting and it is presented by John P. Cotter. He is coming up with the idea कि what leaders really do। और जब हम idea in brief की बात करेंगे तो according to John वो कहते हैं कि leaders really do number 1 management involving planning and budgeting। जिसके बरक्स लीडर क्या करेगा, लीडर involves setting direction। यहां पर वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड बजटिंग जबकि लीडर इन्वॉल्व्स सेटिंग डायरेक्शन। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग जबकि लीडर इन्वॉल्व्स अलाइनिंग पीपल। सो व्हाट लीडर्स रियली डू, आपका ऑथर लिखता है कि मैनेजमेंट प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम जबकि लीडर प्रोवाइड्स मोटिवेशन। ओके, अब अगेन उससे हो सकता है कि दोनों केसेस में मैनेजमेंट भी और लीडर भी वो दोनों केसेस में एंड रिजल्ट सेम अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन वो फर्क है। एक तरफ प्लानिंग एंड बजटिंग है, दूसरी तरफ राइट डायरेक्शन है। एक तरफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग है, दूसरी तरफ अलाइनिंग पीपल है। तीसरी उसके बाद एक तरफ कंट्रोल एंड सॉल्व प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ प्रोवाइडिंग मोटिवेशन है। अब यहां पर एक और एजम्पशन वो जहन में रखिएगा कि हम जब मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर लीडर और मैनेजर का रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं तो हम इस बात को अज्यूम करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडर्स विद द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, विद द मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, उन लीडर्स की बात हमारा मेन फोकस होता है। लेकिन एक और इसमें एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि मैनेजर्स कैन मैनेज बट लीडर्स कैन लीड। ये एक्सप्रेशंस के अंदर बड़ा फर्क है। तो हमें वो वाले मैनेजर्स चाहिए हु कैन आल्सो लीड, हु कैन नॉट जस्ट मैनेज। सो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की जब डिस्कशन की जाती है तो इस फर्क को डिस्कस करने के लिए ये हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन है। इट इज सेड कि लीडर कम्स अप विद करिश्मा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजन जबकि मैनेजमेंट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एंड ओनली टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। सो हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वो हमें दरकार नहीं है। Actually, in addition to these things, organizational stability, maintenance of structure, operational capability, we need to have the charisma, transformation and vision coming from the leader. That is the main concern. और हम ये भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि एक लीडर है जिसके पास क्रिस्मा है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटी रखता है, जो कि विजनरी भी है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल नहीं रख पा रहा, वो मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर की बात नहीं कर सकता, वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात नहीं कर सकता, तो हमें वो लीडर भी नहीं चाहिए। That is not something that is we are talking about different from one another. Basically, leadership concern is in addition to what management practices are talking about. Okay, तो ये मेन कंसर्न है जो जॉन पी कॉटर ने अपने इस आर्टिकल में वो डिस्कस किया। अगर हम जॉन पी कॉटर के इस आर्टिकल व्हाट लीडर्स रियली डू इसकी डिस्कशन करें तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है व्हेन वी टॉक अबाउट आइडिया एंड प्रैक्टिस। और उसमें आपका ऑथर लिखता है व्हाट लीडर रियली डू में कि प्लानिंग एंड बजटिंग वर्सेस सेटिंग डायरेक्शन में बेसिकली कंसर्न है क्या। उसका कहना यह है कि प्लानिंग एंड बजटिंग वर्सेस सेटिंग डायरेक्शन में द एम ऑफ मैनेजमेंट इज प्रिडिक्टेबिलिटी, ऑर्डरली रिजल्ट, ठीक है, कैलकुलेशंस 1 2 3 4 XYZ, जबकि लीडरशिप फंक्शन इज टू प्रोड्यूस चेंज, जहां पर वो तब्दीली की बात करेगा, जहां पर वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेगा, जहां पर वो आपको करंट स्टेटस को से निकालकर फ्यूचर डायरेक्शंस की तरफ लेकर जाएगा। ओके, तो दैट इज द कंसर्न ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज नथिंग मिस्टिकल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न यहां पर कोट कर रहा है कि लीडरशिप इज नथिंग मिस्टिकल। इसको आप कोई बड़ा एक हवा में मोहल्लक एक्सप्रेशन मत समझें। दैट इज समथिंग वेरी व्हिच इज वेरी प्रैक्टिकल एज वेल कि लीडरशिप इज नथिंग मिस्टिकल बट इट इज मोर inductive than planning and budgeting। ठीक है कि प्लानिंग एंड बजटिंग में नो डाउट यू आर प्लेइंग विद द नंबर्स, लेकिन सिर्फ नंबर्स से हमें नहीं खेलना बिकॉज नंबर्स कैन नॉट टेल द होल ट्रुथ। हमें यह भी देखना है कि
फर्दर हम उसमें अपनी मोटिवेशन, अपनी इन्वॉल्वमेंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि लीडरशिप इन्वॉल्व्स द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स, जबकि जो मैनेजमेंट है दैट इज ओनली टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन कंसर्न। मैनेजमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन और डेटा से खेलती है, जबकि लीडरशिप जो है वो पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स की बात भी करती है among those information available and the data collected। इसके बाद लीडरशिप इन्वॉल्व्स डायरेक्शन सेटिंग रिजल्ट्स। ओके, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि लीडरशिप इज एक्टिंग लाइक अ नॉलेज, लीडरशिप इज एक्टिंग लाइक अ नॉलेज बेस, जबकि जो मैनेजमेंट है दैट इज मोर कंसर्न विद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। आप उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्रिएटिविटी, उस इंफॉर्मेशन के अंदर इनोवेशन, उस इंफॉर्मेशन के अंदर अपग्रेडेशन, ये जो सब कुछ लेकर आना है, इन कंसर्न्स को हम रिलेट करते हैं विद द लीडरशिप। लाइकवाइज आपका ऑथर नेक्स्ट बात करता है कि ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग वर्सेस अलाइनिंग पीपल में क्या होगा। उसमें वो कहते हैं कि मैनेजर्स लुक फॉर द राइट फिट बिटवीन पीपल एंड जॉब्स, जबकि लीडर्स हाउएवर लुक फॉर द राइट फिट बिटवीन पीपल एंड द विजन। ओके, अब ये एक्सप्रेशंस के आप फर्क देखें कि लीडर को वो डिफाइन कैसे कर रहा है अपने इस आर्टिकल में। फिर वो कहते हैं कि मैनेजर्स फोकस मोर ऑन द एंड्स, जबकि लीडर्स फोकस मोर ऑन द मीन्स। अब ये एंड्स और मीन्स की भी जो खेल है ये बड़ी डिबेट तलब है। बहुत से लोग हैं who are focusing on the ends, बहुत से लोग हैं who are more focusing on the means। लिहाजा अब हमें इस ends और means के expressions को भी देखना पड़ेगा। There are even certain articles के जिसमें वो they are focusing more on the ends, they are saying कि the ends are more important than the means। और उसके लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर एक बकायदा टर्म हमारे पास एस्टैब्लिश करती है which is known as मैकविलियनिज्म। इसको मैक्स स्कोर भी आप कहते हो। अब ये मैकविलियनिज्म का जो टर्म है इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि एंड्स कैन जस्टिफाई मींस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैकविलियनिज्म सेज दैट द एंड्स कैन जस्टिफाई मींस। ये बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ओके लेकिन इस प्रैग्मेटिज्म के अंदर हम अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं, हम रिलेशंस को भूल जाते हैं, हम मामलात को भूल जाते हैं, ताल्लुकात को भूल जाते हैं, हम सिर्फ फोकस ऑन द एंड रिजल्ट पर आ जाते हैं, जबकि वो मीन्स जो है उनको मद्देनजर रखना भी जरूरी है। सो आपके इस आर्टिकल में ऑथर इज एक्सप्लिसिटली डिस्कसिंग कि मैनेजर्स दे फोकस ऑन द एंड रिजल्ट्स, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, लेकिन लीडर्स जो हैं वो उस मीन्स की बात भी करेंगे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब इस एसोसिएशन को मैनेजर इवैल्यूएट कम करेगा, लीडर इवैल्यूएट ज्यादा करेगा। So this is how the relationships are different in terms of leaders and the managers. उसके बाद आपका आर्टिकल is talking about controlling activities and solving problems versus motivating and inspiring. आपका ऑथर लिखता है कि मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू कंप्लीट रूटीन जॉब्स डे आफ्टर डे, जबकि लीडर्स अटेम्प्ट टू टच पीपल एट देयर डीपेस्ट लेवल। बिकॉज चेंज लेकर आनी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो जब चेंज लेकर आना है और ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर आपको वो कल्ब पे जाकर, रूह पे जाकर असर जो है वो करना होगा। सो लीडर्स अटेम्प्ट टू टच पीपल एट देयर डीपेस्ट लेवल्स बाय स्टीयरिंग in them a sense of belonging, idealism and self esteem, और उसके साथ ऑब्वियसली वो रियलिज्म को बैलेंस भी करता चला जाएगा। सो मैनेजर्स आर मोर आउटकम ओरिएंटेड, जबकि लीडर्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर मोर पीपल ओरिएंटेड। लेकिन मोर पीपल ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं होगा कि वो आउटकम अचीव नहीं कर पाते हैं, बट आउटकम्स आर ऑब्वियसली अचीव्ड, लेकिन ये प्रायोरिटीज की बेसिकली बात है। जैसे अभी आपको मैंने कुछ देर पहले अपने एक्सप्रेशन में कोट किया था कि इंसान को बचा लीजिएगा, असूल को बेशक तोड़ दीजिएगा। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस वो कैसी हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके लिए रिजल्ट का मीनिंग वो है क्या, ये डिपेंड करता है कि आप अपने फोकस को किस बात पर रखना चाहते हो, आप एडजस्ट करना चाहते हो कि आप कंप्रोमाइज की तरफ जाना चाहते हो। तो ये आपका एक बड़ा एक क्लैश सा चलता रहेगा बिटवीन व्हाट लीडर्स थिंक एंड व्हाट मैनेजर्स थिंक। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ लीडरशिप, और उसमें आइडिया एंड ब्रीफ को अगर हम देखें तो हमारे पास द ऑथर्स व्हिच आर डोनाल्ड एंड रोनाल्ड, दे आर कमिंग अप विद एन आइडिया कि द वर्क ऑफ लीडरशिप is basically subjected to certain challenges and their associated solutions.
जब हम challenges की बात करेंगे तो the challenges which are exposed to the leaders, they are related to the shifting markets, emerging technologies, stiffening competition, और बहुत से एक ना खत्म होने वाली फहरिस्त हमारे पास challenges की सूरत में वो अवेलेबल होगी। 21st सेंचुरी के तकाजे और पैमाने वो बड़े डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू द 19th सेंचुरी एंड द 20th सेंचुरी एक्सपेक्टेशंस। ओके, अब जब इन चैलेंजेस जैसे कि स्टिफनिंग मार्केट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टिफनिंग कंपटीशन की हम बात करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी उतने ही ज्यादा आपके एंथुसियास्टिक और रैशनल बेस्ड होने चाहिए, जैसा कि रीक्लैरिफाइंग कॉर्पोरेट वैल्यूज, रीडिजाइन वर्क स्ट्रेटजीज, मर्ज एंड डिसॉल्व बिजनेसेस, मैनेज क्रॉस फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमें अब नई जिद्दत के साथ, नए तकाजों, नए पैमानों के साथ अपने कॉन्टेक्स्ट को वो लेकर आना होगा। ये सारा काम, ये सारे सॉल्यूशंस तभी मुमकिन हो पाएंगे, ये चैलेंजेस तभी मीटअप हो पाएंगे व्हेन वी इन्वॉल्व द पीपल, एंड द पीपल वुड ओनली बी इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर एक्टिंग लाइक अ लीडर। You are not just directing them to do it, you are actually there to motivate them. So leaders must ask tough questions. Leaders should leverage employees' collective intelligence. Leader must change the way we do business. Leaders should draw issues out and let people feel the sting of reality. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन यहां पर मैंने यूज किया, let people feel the sting of reality. Let them know, let them feel, let them believe, let them trust, let them involve, let them engage. ठीक है, इन चीजों के बगैर आप ट्रू इफेक्टिवनेस वो क्रिएट नहीं कर पाओगे इन योर वर्क प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये तमाम कंसर्न्स हैं कि जिसके अंदर योर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि हाउ लीडरशिप कंसर्न्स आर ऑफ डोमिनेंट नेचर एज कंपेयर टू जस्ट मैनेजरियल कंसर्न्स। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि जब हम ये लीडर्स एंड मैनेजर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट those leaders who are not having managerial capability. We are talking about those leaders which are having managerial capability, managerial capacity, और उसके अंदर फिर वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे अपने और दूसरों के माबैन। लाइकवाइज एडेप्टिव वर्क एंड चैलेंजेस की तरफ हमें जाना होगा। इस आर्टिकल के मुताबिक वो कहता है कि एडेप्टिव वर्क रिक्वायर्स अ चेंज इन वैल्यूज, बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स, जिसमें कि वी रिक्वायर टू हैव अनफेमिलियर रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड वेज ऑफ थिंकिंग। तो हमें एक नए अंदाज से, नए पैराई से चीजों को देखना और समझना है। And adaptive leadership helps individuals and organizations adopt and thrive in challenging environment. तो उस हर बदलते हुए तकाजे के मुताबिक, हर बदलते हुए पैमाने के मुताबिक हालात और वाकयात के अंदर कहां पर क्या एडजस्टमेंट करनी है, कहां पर क्या अडॉप्टेबिलिटी लेकर आनी है, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, हमें किस तब्दीली की एक्चुअली जरूरत है, और क्या हमें वाकई तब्दीली की जरूरत है भी कि नहीं। ये तमाम तर वो चीजें हैं जो कि लीडर के खाते में पड़ती हैं, and the leader needs to answer all these queries and questions in an effective and efficient way. यहां पर हम अपना सेशन टाइम स्टॉप कर रहे हैं